हेलो वीवर, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे झारखंड स्पेशल जीके चैप्टर वाइज लगभग 9000 प्लस एमसीक्यू का एक सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें ऑलरेडी हमने क्लास 1 से लेकर क्लास 19 तक यानी 19 वीडियो बनाकर और उसका प्लेलिस्ट इस चैनल पे हमने डाल दिया है। उस प्लेलिस्ट को आप इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी आप देख सकते हैं। फ्रेंड, मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप मेरे साथ ये 9000 प्लस चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन में एमसीक्यू कराया जा रहा है, पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो आप झारखंड एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हों, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हों, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि 95% क्वेश्चन जो होंगे आपके एग्ज़ाम में यहीं से पूछे जाने वाले हैं। तो यदि आपने कहीं से थ्योरी पढ़ रखी है तो ये आपके लिए बहुत ही रिवीजन के तौर पे कारगर साबित होगा, और यदि आपने कहीं से थ्योरी नहीं भी पढ़ रखी है तो बस इतना कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास नंबर 21। 20 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज क्लास 21 हम लोग डिस्कस करेंगे, और 21 में हम लोग 20 में हम लोगों ने शुरू किया था झारखंड की अर्थव्यवस्था, और झारखंड की अर्थव्यवस्था में हमने झारखंड की आर्थिक स्थिति को हमने देखा था। आज झारखंड की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे खनिज संसाधन, फिर हम बात करेंगे उद्योग की, और फिर बात करेंगे परिवहन की, और उसके बाद अपना आएगा संचार के साधन। तो इस तरह से अपना झारखंड की अर्थव्यवस्था आज हम लोग पूरा कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का रूर प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है। तो भारत का रूर प्रदेश अगर पूछा जाए कि किस राज्य को कहा जाता है तो ध्यान रखिएगा, प्यारा अपना झारखंड। तो झारखंड को भारत का रूर प्रदेश के रूप में जाना जाता है। और कोई पूछे कि रूर, वाकई में ये जो रूर है ये कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा ये जर्मनी का एक प्रदेश है, जहाँ पे प्राकृतिक आप कह सकते हैं कि संपदा, खनिज संसाधन बड़े ही भरपूर संपन्न मात्रा में वहाँ पाए जाते हैं। तो इसीलिए जो है वो खनिज संपदा, अपने प्राकृतिक खनिज संपदा के लिए मशहूर है। तो उसी से कंपेयर भारत का झारखंड की करी जाती है। तो भारत का रूर प्रदेश झारखंड को कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश झारखंड राज्य को कहा जाता है, और वास्तविक रूप से रूर प्रदेश जर्मनी में स्थित है। खनिज संपदा से संपन्न झारखंड की भूमि को रत्नगर्भा भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना कि झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार के सेल में मिलते हैं। तो झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार के सेल में पाए जाते हैं। तो ये आर्कियन क्रम की जो चट्टानें होती हैं उन्हीं में जो है झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ देखने को मिलते हैं। तो झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ आर्कियन सेल में मिलते हैं। खनिज भंडारण की दृष्टि से झारखंड का भारत में प्रथम स्थान है। भारत के कुल खनिज भंडारण में झारखंड का हिस्सा 40% है, तथा मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन का 26% झारखंड के द्वारा उत्पादित होता है। कितना परसेंट? 26% झारखंड के द्वारा उत्पादित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना कि उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयला खान कौन सी है। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी कोयला खान झरिया, ध्यान रखिएगा, झरिया कोयला खान है, और झरिया धनबाद में है। वहीं पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जो है कोयले की खान कौन सी है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयला की खान कर्णपूरा कोयले की खान है।
तो क्षेत्रफल से पूरा पूछा जाए तो कर्णपुरा ध्यान रखिएगा, और उत्पादन की दृष्टि से पूछा जाए तो झरिया याद रखना है। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयला खान झरिया कोयला खान है, तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला खान कर्णपुरा कोयला खान है। अगला है अपना क्वेश्चन कि कोयले के भंडारण की दृष्टि से झारखंड का भारत में पहला स्थान है, और भारत में कुल कोयला भंडारण का कितना प्रतिशत भाग झारखंड में भंडारित है। तो कोयले के भंडारण की दृष्टि से झारखंड का भारत में पहला स्थान है, और भारत के कुल कोयला भंडारण का कितना प्रतिशत भाग झारखंड में पाया जाता है, तो 33%। ध्यान रखिएगा कि 33% भाग जो है वो झारखंड में भंडारित है। कोयले के भंडारण की दृष्टि से झारखंड का भारत में पहला स्थान है, और भारत के कुल कोयला भंडार का 33% भाग झारखंड में भंडारित है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का सर्वाधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र है। तो कोयला उत्पादक क्षेत्र पूछा जाए तो झरिया, जो कि धनबाद में है। अब देखिए यहाँ पे वो नहीं है, अब यहाँ पे पूछा गया कि ठीक है झरिया है, धनबाद है, कर्णपुरा क्षेत्र है, तो ये सारे कहाँ आते हैं? ये दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में, या हजारीबाग कोयला क्षेत्र में, पलामू कोयला क्षेत्र में, राजमहल कोयला क्षेत्र में। तो ध्यान रखिएगा डीवीसी के अंतर्गत आते हैं, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ठीक है, तो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में झारखंड राज्य का सर्वाधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र है, तो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। अगला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि झारखंड राज्य का सर्वाधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र है, और झारखंड में कोयले की प्राप्ति गोंडवाना क्रम की चट्टानों से होती है। झारखंड में प्रथम बार कोयला खनन का प्रारंभ कब हुआ था? झारखंड में पहली बार कोयला खनन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो पहली बार कोयला खनन का प्रारंभ कहाँ पे हुआ था? तो झरिया में, धनबाद। झारखंड में प्रथम कोयला खनन का प्रारंभ झरिया में हुआ था। CCL यह कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि महारत्न एक कंपनी है भारत सरकार की, तो उत्पादक अनुषंगी कंपनी है, यानी CCL जो है ये कोल इंडिया कंपनी की उत्पादक अनुषंगी कंपनी है, और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1975 को किया गया था। इसका मुख्यालय रांची में स्थित है, और यह भारत सरकार के अधीन कार्यरत है। अगला है अपना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ा कोयला खान कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ा कोयला खान, तो अभी हम लोगों ने बात करा था कर्णपुरा कोयला खान क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ा कोयला खान कर्णपुरा कोयला खान है। भारत का 95% से अधिक कोक बनाने योग्य कोयले की खान किस राज्य में स्थित है? तो भारत का 95% से अधिक कोक बनाने योग्य कोयला की खान किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा झारखंड में। भारत का 95% से अधिक कोक बनाने योग्य कोयले की खान किस राज्य में है? तो झारखंड में। भारत का 95% से अधिक कोक बनाने योग्य कोयले की खान झारखंड में स्थित है। अगला है सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जगह में स्थित है? सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जगह में स्थित है? तो ये लातेहार में। सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के लातेहार में स्थित है। अगला है कि झारखंड में कुल कितने कोल वासरी हैं? झारखंड में कुल कितने कोल वासरी हैं? तो झारखंड में कुल 7 कोल वासरी हैं। झारखंड में कुल 7 कोल वासरी हैं, और एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी करगाली बोकारो तथा भारत की प्रथम कोल वासरी घाटो, जो कि रामगढ़ झारखंड में स्थित है। अगला है झारखंड में लौह अयस्क किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है? झारखंड में लौह अयस्क किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है?
तो ये धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें होती हैं इनमें लौह अयस्क पाया जाता है। और ध्यान रखिएगा, लौह अयस्क अगर बोला जाए कि झारखंड का कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक लौह अयस्क पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। कौन सा? पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड में लौह अयस्क धारवाड़ की चट्टानों में मिलती हैं और झारखंड में सर्वाधिक हेमेटाइट कोटि का लौह अयस्क पाया जाता है। बड़ा जामदा समूह लौह अयस्क क्षेत्र है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाए कि लौह अयस्क का क्षेत्र कौन सा है, तो बड़ा जामदा समूह। कौन सा? बड़ा जामदा समूह। झारखंड का कौन सा जिला राज्य लौह अयस्क उत्पादन के लगभग 100% के साथ राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है? तो झारखंड का कौन सा जिला राज्य के लौह अयस्क उत्पादन के लगभग 100% के साथ राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक जिला है? तो याद रखिएगा, हमने अभी बात करी थी कि पश्चिमी सिंहभूम। तो पश्चिमी सिंहभूम की बात करें तो यह जिला राज्य के लौह अयस्क उत्पादन के लगभग 100% के साथ राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। और झारखंड का नोआ मुंडी खान एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। अगला है कि लौह अयस्क के भंडारण की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो लौह अयस्क के भंडारण की दृष्टि से झारखंड का भारत में द्वितीय स्थान है। अब प्रश्न उठता है कि अगर झारखंड का द्वितीय स्थान है तो पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान जो है कर्नाटक का है। ध्यान रखिएगा, लौह अयस्क के भंडारण की दृष्टि से झारखंड का भारत में जो है वो द्वितीय स्थान है और पहला स्थान किसका है? कर्नाटक का। लौह अयस्क के भंडारण की दृष्टि से झारखंड का भारत में द्वितीय स्थान है, जबकि उत्पादन की दृष्टि से इसे चौथा स्थान प्राप्त है। कोल्हान क्षेत्र में किस अयस्क की प्रधानता है? तो कोल्हान अगर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे हेमेटाइट अयस्क की प्रधानता है। कोल्हान क्षेत्र में किस अयस्क की प्रधानता है? तो हेमेटाइट। अब कोल्हान अगर क्षेत्र में पूछा जाए कि कौन कौन से जिले कोल्हान प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, तो आप जानते हैं कि सिंहभूम का इलाका यानी पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। तो ये कोल्हान श्रेणी में किस अयस्क की प्रधानता है? तो हेमेटाइट अयस्क की प्रधानता है। मैग्नीज का उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड में कहाँ होता है? मैग्नीज का उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम में होता है। मैग्नीज का उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम में होता है और मैग्नीज का मुख्य अयस्क साइलोमेरिन ब्रोमाइट है। झारखंड में मैग्नीज धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त होती है। झारखंड में तांबा भंडारण का मुख्य जिला है। तो तांबा भंडारण का मुख्य जिला झारखंड का पूर्वी सिंहभूम है। झारखंड में तांबा भंडारण का मुख्य जिला पूर्वी सिंहभूम है और तांबा के भंडारण के दृष्टिकोण से झारखंड भारत का अग्रणी राज्य है। कौन सा राज्य है? अग्रणी राज्य है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइट वस्तुतः एल्युमिनियम युक्त चट्टान है। इसका मुख्य स्रोत लावा से निर्मित चट्टानें हैं। झारखंड के 2 जिलों में बॉक्साइट सर्वाधिक पाया जाता है। ये जिले हैं। बॉक्साइट वस्तुतः एल्युमिनियम युक्त चट्टान है और इसका मुख्य स्रोत लावा से निर्मित चट्टानें हैं। झारखंड के 2 जिलों में बॉक्साइट सर्वाधिक पाया जाता है। तो बॉक्साइट की अगर लिहाज से बात करें तो ध्यान रखिएगा, गुमला और लोहरदगा में सर्वाधिक बॉक्साइट पाया जाता है। तो बोला जाए कि बॉक्साइट वस्तुतः एल्युमिनियम युक्त चट्टान है और इसका मुख्य स्रोत लावा से निर्मित चट्टानें हैं। और झारखंड के 2 जिले जिनमें बॉक्साइट की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, ये जिले कौन कौन से हैं? तो ये गुमला और लोहरदगा आंसर हो जाएंगे। कौन से? गुमला और लोहरदगा। बॉक्साइट वस्तुतः एल्युमिनियम युक्त चट्टान है। इसका मुख्य स्रोत लावा से निर्मित चट्टानें हैं और झारखंड के 2 जिलों में बॉक्साइट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और ये जिले गुमला और लोहरदगा हैं। अगला है अपना कि बॉक्साइट भंडारण की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? बॉक्साइट भंडारण की दृष्टि से झारखंड का
भारत में 7वां स्थान है। ध्यान रखिएगा, झारखंड का भारत में 7वां स्थान है। बॉक्साइट भंडारण की दृष्टि से झारखंड का भारत में 7वां स्थान है और झारखंड में बॉक्साइट गलाने का सबसे बड़ा संयंत्र मूरी में स्थापित किया गया है और इसकी स्थापना 1938 में करी गई थी। अगला है, पूर्व में झारखंड न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व का सर्वाधिक खनिज उत्पादक राज्य रहा है। वह खनिज है, पूर्व में झारखंड न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में सर्वाधिक खनिज उत्पादक करता राज्य रहा है। वह कौन से खनिज की बात यहाँ पे हो रही है? तो ध्यान रखिएगा, अभ्रक की। किसकी बात करें? अभ्रक। तो पूर्व में झारखंड न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व का सर्वाधिक खनिज उत्पादक रहा है और वह खनिज कौन सा है? अभ्रक है। अब आपसे बोला जाए कि अभ्रक जो होता है वो झारखंड में कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, अभ्रक झारखंड के जो प्रमुख जिले हैं जहाँ पे सर्वाधिक अभ्रक पाया जाता है वो कौन कौन से हैं? तो कोडरमा और गिरिडीह। कौन कौन सा? कोडरमा और गिरिडीह जो है अभ्रक जो है सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक जिले हैं झारखंड के। उसके बाद हम बात करें तो अभ्रक को जो झारखंड का स्थानीय भाषा में रूबी के नाम से अभ्रक को जाना जाता है। क्या कहा जाता है? रूबी। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूर्व में झारखंड न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व का सर्वाधिक खनिज उत्पादक राज्य रहा है। वह खनिज अभ्रक है। भारत का 90% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है और इस अभ्रक को रूबी कहा जाता है। तो बिल्कुल ये बात सही है। अगला है कि झारखंड की अभ्रक पट्टी 150 किलोमीटर लंबा और 19 से 25 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में मिलता है, जो 4160 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। झारखंड के 2 जिले जो अभ्रक जहाँ पे अभ्रक सर्वाधिक पाया जाता है ये जिले हैं। तो अभी आपको हमने बताया कि ध्यान रखिएगा, कोडरमा और गिरिडीह। आंसर हो जाएगा कोडरमा और गिरिडीह। झारखंड की अभ्रक पट्टी 150 किलोमीटर लंबा तथा 19 से 25 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में मिलती हैं, जो 4160 किमी क्षेत्र में फैली हुई हैं। झारखंड के 2 जिलों में अभ्रक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और ये जिले कोडरमा और गिरिडीह हैं। झारखंड में उच्च कोटि का मस्कोवाइट अभ्रक पाया जाता है, जिसकी मांग पूरे विश्व में है। अभ्रक भंडारण की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखिएगा, झारखंड में एक उच्च कोटि की मस्कोवाइट अभ्रक पाई जाती है, जिसकी मांग पूरे दुनिया में है। तो यह अभ्रक भंडारण की दृष्टि से अगर झारखंड की बात करें तो भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो झारखंड का 4था स्थान है। कौन सा? 4था स्थान है। झारखंड में उच्च कोटि का मस्कोवाइट अभ्रक पाया जाता है, जिसकी मांग पूरे विश्व में है और अभ्रक भंडारण की दृष्टि से झारखंड का भारत में 4था स्थान है। अगला है, रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किन जिलों में होता है? तो जाहिर सी बात है वो रूबी श्रेणी नहीं, कोई श्रेणी अगर सर्वाधिक उत्पादन जहाँ पे होगा वहीं पे अलग अलग टाइप के पाए जाएंगे, तो गिरिडीह और कोडरमा इसका आंसर हो जाएगा। तो रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के गिरिडीह और कोडरमा जिले में होता है और अभ्रक की खानें मुख्य रूप से कोडरमा में पाई जाती हैं। कोडरमा जिले को भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे कुछ अपना ये खनिज हैं और संबद्ध जिला है। तो कोयले की बात करें तो कोयला कहाँ पे पाया जाता है? झरिया में। और झरिया कहाँ पे है? किस जिले के अंदर आता है? धनबाद। तो धनबाद में मिला दीजिए। लौह अयस्क कहाँ पे पाया जाता है? तो आपने जाना है कि पश्चिम सिंहभूम में, तो पश्चिम सिंहभूम से मिला दीजिए। अभ्रक कहाँ पाया जाता है? तो अभ्रक की बात करें, अभी कोडरमा और गिरिडीह देखा, तो कोडरमा रहे या गिरिडीह रहे लगा दीजिए। बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट कहाँ पे पाया जाता है? गुमला और लोहरदगा, तो लोहरदगा हो जाएगा। तो इस तरह से अपना आंसर आप देख लेंगे। पहले का 4था
ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। तो चौथा और चौथा इसमें है, दूसरे का पहला, तो दूसरे का पहला, दूसरे का पहला इसमें भी है, फिर तीसरे का दूसरा, तीसरे का ये तीसरा, ये नहीं होगा, बी आंसर हो जाएगा। अब कोयला की बात करें तो कोयला धनबाद में, लौह अयस्क पश्चिम सिंहभूम में, अभ्रक कोडरमा में, बॉक्साइट जौहर दग्गा में। झारखंड में सर्वाधिक चूना पत्थर, झारखंड में सर्वाधिक चूना पत्थर की प्राप्ति किस जिले से होती है? तो चूना पत्थर ध्यान रखिएगा कि ये हजारीबाग, किसकी बात करें? हजारीबाग और रांची से सर्वाधिक चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। झारखंड में सर्वाधिक चूना पत्थर की प्राप्ति रांची हजारीबाग जिले में होती है और इसका उपयोग सीमेंट बनाने के साथ साथ लौह इस्पात उद्योग में भी किया जाता है। अगला है अपना क्वेश्चन कि झारखंड में ग्रेफाइट का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। झारखंड में ग्रेफाइट का मुख्य उत्पादक क्षेत्र, तो ग्रेफाइट का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है पलामू। झारखंड में ग्रेफाइट का मुख्य उत्पादक क्षेत्र पलामू है और ग्रेफाइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में तीसरा स्थान है। यह कार्बन का अपरूप है जिसे काला शीशा के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ग्रेफाइट को काला शीशा कहते हैं और ये झारखंड के पलामू जिले में पाया जाता है। झारखंड में आणविक खनिजों में सबसे बड़ा भंडार किसका है? आणविक खनिजों में सबसे बड़ा भंडार यूरेनियम का है। झारखंड में आणविक खनिजों में सबसे बड़ा भंडार यूरेनियम का है और ये कहाँ पे पाया जाता है? पूर्वी सिंहभूम, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में। तो झारखंड में आणविक खनिजों में सबसे बड़ा भंडार यूरेनियम का है और यूरेनियम अयस्क का भंडार जादूगोड़ा जो कि पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है। तो यूरेनियम का भंडार जादूगोड़ा जो कि पूर्वी सिंहभूम में है, यहाँ पे पाया जाता है। किस खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड है? किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य है? किस खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड है? तो आंसर हो जाएगा पाइराइट का। पाइराइट खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड है। झारखंड में क्रायोनाइट, झारखंड में क्रायोनाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड में क्रायोनाइट या कायनाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे पाया जाता है? तो ये रपसा बुरू में। कहाँ पे? रपसा बुरू। और रपसा बुरू कहाँ पे है? तो ये पूर्वी सिंहभूम में है। ध्यान रखिएगा, ये पूर्वी सिंहभूम में रपसा बुरू है और यहीं पे क्रायोनाइट या कायनाइट का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। ठीक है, अगला है अपना कि झारखंड में सोने की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो झारखंड में वैसे सोने की प्राप्ति बहुत ज़्यादा मात्रा, बहुतायत मात्रा में तो नहीं होती, लेकिन हाँ होती तो ज़रूर है। तो झारखंड में सोने की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो याद रखिएगा, ये कुंडार कोछा, कहाँ से? कुंडार कोछा से सोने की प्राप्ति होती है। और ध्यान रखिएगा, ये कुंडार कोछा कहाँ पे है? तो ये भी सिंहभूम, ध्यान रखिएगा, सिंहभूम में। कहाँ पे? सिंहभूम में। तांबा की भी जो है सबसे बड़ी खान जो है वो पूर्वी सिंहभूम में पाई जाती है। तो झारखंड में सोने की प्राप्ति कुंडार कोछा से होती है और झारखंड में इसका उत्पादन मुख्यतः हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा करी जाती है। राज्य के सिंहभूम क्षेत्र की चट्टानों में अल्प मात्रा में सोना पाया जाता है। क्रोमियम का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? क्रोमियम का मुख्य उत्पादक जिला की बात करें तो ये पश्चिमी सिंहभूम है। तो क्रोमियम का मुख्य उत्पादक जिला पश्चिमी सिंहभूम है। कौन सा? पश्चिमी सिंहभूम है, ये ध्यान रखना है। अगला है अपना कि डोलोमाइट का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? डोलोमाइट का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो डोलोमाइट का मुख्य उत्पादक जिले की बात करें तो ये पलामू है। पलामू जो है वो डोलोमाइट का मुख्य उत्पादक जिला है। और काला शीशा, आपको ध्यान रखना है कि काला शीशा किसे कहते हैं? ग्रेफाइट को। तो ग्रेफाइट का भी मुख्य उत्पादक जिला पलामू था। डोलोमाइट का मुख्य उत्पादक जिला पलामू एवं गढ़वा है और इसका उपयोग कागज, शीशा, लौह इस्पात, सीमेंट आदि उद्योगों में किया जाता है। अगला है फेल्सपार का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो फेल्सपार का मुख्य उत्पादक जिला गिरिडीह है। कौन सा? गिरिडीह है। लेकिन फेल्सपार की अगर बात करी जाए
कि इसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो राजस्थान हो जाएगा। फेल्सपार का मुख्य उत्पादक जिला गिरिडीह है और फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादक जो राज्य है वो राजस्थान है। बेराजियम का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? बेराजियम का मुख्य उत्पादक जिला की बात करें तो कोडरमा और गिरिडीह ही है। बेराजियम का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो कोडरमा और गिरिडीह, याद रखेंगे। अगला आइए, तो दोस्तों ये हमने कवर कर दिया अपना जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खनिज संसाधन से बन सकते थे उसको हमने देखा। अब आइए उद्योग को देखते हैं। झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा है? झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा है? तो लौह इस्पात उद्योग। झारखंड में ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम स्थापित आधुनिक उद्योग लौह इस्पात उद्योग है और 1907 में टाटा टिस्को की स्थापना हुई। आप बोल सकते हैं लौह इस्पात उद्योग की स्थापना 1907 में हुई थी, ठीक है। तो और 1907 में कहाँ पे? बोकारो में, बोकारो के साकची में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पूर्वी सिंहभूम के साकची में, जिसे आज जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो लौह इस्पात उद्योग की स्थापना बोकारो में हुई और ये ध्यान रखिएगा ये 1964 में हुई और इसमें उत्पादन 72 से शुरू हुआ। झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग लौह इस्पात उद्योग है और झारखंड में लौह इस्पात उद्योग की 2 इकाइयाँ जमशेदपुर, जिसे पहले साकची के नाम से जाना जाता था, और बोकारो में स्थापित हैं। लौह इस्पात का प्रथम संयंत्र झारखंड में कब एवं कहाँ स्थापित हुआ? तो लौह इस्पात का प्रथम संयंत्र झारखंड में 1907 में साकची, जिसे वर्तमान में जमशेदपुर कहते हैं, इसी में स्थापित हुआ था। लौह इस्पात का प्रथम संयंत्र टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी थी, जिसे झारखंड में 1907 में साकची में स्थापित किया गया तथा पहली बार लोहे का उत्पादन 1911 में शुरू हुआ। 1911 में शुरू हुआ था और 1907 में स्थापित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को वर्ष 2005 से टाटा स्टील के नाम से अब इसे जाना जाता है। अगला है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे टिस्को बोला जाता है, झारखंड के किस जिले में है? तो साकची, जमशेदपुर किस जिला में है? पूर्वी सिंहभूम में। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेद जी टाटा ने की थी। टिस्को स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। ये भी ध्यान रखना है कि टिस्को कहाँ पे है? स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है और भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट जमशेदपुर में स्थापित किया गया। टिस्को के लौह अयस्क की प्राप्ति, टिस्को जो है इसको लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो ये ध्यान रखिएगा, नोवा मुंडी जो पश्चिमी सिंहभूम में लौह अयस्क की खान है वहाँ से, और गुरु महिसानी ओडिशा से। तो इन दोनों से जो है ये ध्यान रखिएगा, टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति होती है और झरिया से कोयले की प्राप्ति होती है। झरिया से टिस्को को कोयला की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है। तो टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति नोवा मुंडी जो पश्चिमी सिंहभूम में है और गुरु महिसानी ओडिशा से तथा कोयले की प्राप्ति जो है झरिया से होती है। टिस्को को चूना पत्थर टिस्को को चूना पत्थर, डोलेमाइट, फायर क्ले इत्यादि की प्राप्ति ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले से होती है। और जल की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो जल की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो अभी हमने बताया कि ये जिस नदी के संगम पर टिस्को बना होगा वहीं से तो प्राप्ति होगी। तो स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर है तो जाहिर सी बात है इन्हीं से प्राप्त होगी। अगला है अपना कि टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कहाँ स्थापित है? टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी
जिसे टेल्को कहा जाता है, कहाँ पे स्थापित है? तो टेल्को को आजकल टाटा मोटर्स कहा जाता है, और ध्यान रखिएगा ये भी जमशेदपुर में स्थित है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को जमशेदपुर में स्थापित है, और टेल्को को वर्तमान में टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाता है। झारखंड में टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 में कहाँ हुई? झारखंड में टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 में, ध्यान रखिएगा, गोलमुरी ये भी जमशेदपुर में है, तो यहीं पे टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 में हुई थी। तो झारखंड में टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 में गोलमुरी जमशेदपुर में की गई। झारखंड का ट्रक कारखाना स्थित है। झारखंड का ट्रक कारखाना कहाँ स्थित है? तो झारखंड का ट्रक कारखाना भी जमशेदपुर में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कौन सा है? तो बोकारो इस्पात कारखाना, ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना बोकारो कारखाना है। भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना बोकारो इस्पात संयंत्र है, और यह बोकारो के माराफारी नामक स्थान पर स्थित है, और इसकी स्थापना रूस देश के सहयोग से 1964 में किया गया, परंतु इसमें उत्पादन 1972 से शुरू है। तो बोकारो अगर पूछा जाए, बोकारो स्टील प्लांट्स की स्थापना कब हुई? 1964 में। किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से। और इसमें उत्पादन कब से चालू हुआ? तो ध्यान रखिएगा 1972 से। लेकिन पूछा जाए कि ठीक है बोकारो में ये स्थापित है, बोकारो में कहाँ पे है? तो माराफारी, याद रखना है कि ये माराफारी नामक स्थान पर बोकारो में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाने वाला बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो बोकारो स्टील प्लांट की अगर हम बात करें तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी, इन्होंने बोला है। तो ध्यान रखिएगा ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत, माफ़ कीजिएगा, अगर हम बात करें तो ये तृतीय जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ये जो है ये शुरू की गई थी, और तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही जो है यह संयंत्र जो है वो लगाया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाने वाला बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, और यह संयंत्र भारत के प्रथम स्वदेशी संयंत्र के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से किस इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति लौटती हुई मालगाड़ी से होती है? निम्न में से किस इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति लौटती हुई मालगाड़ी से होती है? तो ये बोकारो संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति लौटती हुई मालगाड़ी के द्वारा होती है। बोकारो इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति क्योंझर यानी ओडिशा से होती है, और कोयला की प्राप्ति झरिया क्षेत्र तथा चूना पत्थर की प्राप्ति मध्य प्रदेश से होती है। बोकारो इस्पात संयंत्र सेल के अधीन आता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधीन आता है। झारखंड के मूरी में एल्युमिनियम का प्रसिद्ध कारखाना है। इसकी स्थापना इंडियन हिंदुस्तान एल्युमिनियम एंड कॉरपोरेशन जिसे हिंडाल्को द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो झारखंड के मूरी में एल्युमिनियम का प्रसिद्ध कारखाना, इसकी स्थापना इंडियन हिंदुस्तान एल्युमिनियम एंड कॉरपोरेशन जिसे हिंडाल्को कहा जाता है द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो ये 1938 में करी गई थी। झारखंड के मूरी में एल्युमिनियम का प्रसिद्ध कारखाना है। इसकी स्थापना इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जिसे इंडाल बोला जाता है द्वारा 1938 में की गई थी, और मूरी स्थित एल्युमिनियम कारखाना को बॉक्साइट की प्राप्ति लोहरदगा से होती है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जिसे HEC बोला जाता है, तो झारखंड के किस शहर में है? तो HEC आपको पता होगा कि ये रांची में है। तो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC झारखंड के रांची में स्थापित है, और
हटिया रांची में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना 1958 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। एचईसी में उत्पादन 1964 में प्रारंभ हुआ और झारखंड का भारी उद्योग वाला जिला रांची है। एचईसी की स्थापना किन देशों के सहयोग से की गई थी? तो ये भी याद रखना है कि एचईसी की स्थापना जो है रूस और चेकोस्लोवाकिया की सहायता से करी गई थी। एचईसी की स्थापना रूस और चेकोस्लोवाकिया की सहायता से करी गई थी। एचईसी की स्थापना रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई थी और इसकी प्रमुख इकाइयाँ भारी मशीन औजार संयंत्र, फाउंड्रीज फोर्ज संयंत्र, भारी मशीन निर्माण संयंत्र हैं। रांची में स्थापित फाउंड्री फोर्ज संयंत्र एवं भारी मशीन औजार संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो रांची में स्थापित फाउंड्रीज फोर्ज संयंत्र एवं भारी मशीन औजार संयंत्र की स्थापना किस देश से की गई है? तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना की बात करें तो ये करी गई है ये जो है रांची में, ध्यान रखिएगा, रांची में स्थापित फाउंड्रीज फोर्ज संयंत्र एवं भारी मशीन औजार संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से करी गई है? तो ठीक है, ये चेकोस्लोवाकिया की सहायता से करी गई है। तो रांची में स्थापित फाउंड्रीज फोर्ज संयंत्र एवं भारी मशीन औजार संयंत्र की स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई थी तथा रांची में स्थापित भारी मशीनी निर्माण संयंत्र एचएमबीपी की स्थापना रूस के सहयोग से करी गई थी। अगला है अपना कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने एचईसी को भारत के आधुनिक उद्योग का मंदिर कहा था? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एचईसी को भारत का आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एचईसी को भारत के आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा था और इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 15 नवंबर 1963 को समर्पित किया गया था एवं उत्पादन कार्य 1964 से प्रारंभ हुआ। झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना सन 1921 में कहाँ हुई थी? झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना सन 1921 में जपला में हुई थी। कहाँ पे? जपला में। झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना, और ये जपला है कहाँ पे? पलामू में, ये भी ध्यान रखिएगा। तो झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना सन 1921 में जपला में हुई थी और यह पलामू जिला में स्थित है। झींक पानी सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? तो झींक पानी सीमेंट संयंत्र की बात करें तो ये पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। झींक पानी सीमेंट संयंत्र पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है और सिंदरी सीमेंट संयंत्र धनबाद में है। सिंदरी सीमेंट संयंत्र धनबाद में है। और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे बोला जाए कि फर्टिलाइज़र सिंदरी जो है फर्टिलाइज़र का कारखाना कहाँ पे है, तो वो भी ध्यान रखिएगा धनबादी में है। लाफार्ज सीमेंट संयंत्र किस जिला में स्थित है? लाफार्ज सीमेंट संयंत्र की बात करें तो ये लाफार्ज सीमेंट संयंत्र जमशेदपुर यानी पूर्वी सिंहभूम में यह स्थित है। लाफार्ज सीमेंट संयंत्र जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है और खलारी सीमेंट संयंत्र रांची जिला में स्थित है। खलारी सीमेंट संयंत्र कहाँ पे है? तो रांची जिला में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और खलारी सीमेंट संयंत्र की स्थापना एसीसी आपने सुना होगा सीमेंट कंपनी के द्वारा करी गई थी और डोमोटांड स्थित सीमेंट संयंत्र हजारीबाग में स्थित है। डोमोटांड में जो सीमेंट संयंत्र है ये कहाँ पे है? तो ये हजारीबाग में है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो भारत में जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम फर्टिलाइजर संयंत्र उर्वरक जो संयंत्र है वो सिंदरी में स्थापित किया गया था और सिंदरी कहाँ पे है? धनबाद में, अभी हम लोगों ने देखा। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत
सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित की गई थी। सिंदरी धनबाद उर्वरक संयंत्र की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 1951 ईस्वी में की गई थी। यह दामोदर नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया झारखंड के किस जिले में है? तो भारत का सबसे बड़ा जो विस्फोटक कारखाना गोमिया है वो झारखंड के किस जिले में है? तो विस्फोटक कारखाना गोमिया बोकारो जिले में है। तो भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया झारखंड के बोकारो जिले में है और इसकी स्थापना 5 नवंबर 1955 को हुई थी। अगला है भुरकुंडा। भुरकुंडा जो रामगढ़ स्थित कांच उद्योग इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री किस देश के सहयोग से स्थापित की गई थी? तो भुरकुंडा रामगढ़ स्थित कांच उद्योग इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री किस देश के सहयोग से स्थापित करी गई थी? तो जापान के सहयोग से स्थापित करी गई थी। भुरकुंडा रामगढ़ स्थित कांच उद्योग इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री जापान के सहयोग से स्थापित किया गया था और इसे कच्चे माल की प्राप्ति राजमहल पहाड़ी क्षेत्र मंगला घाट एवं पत्थर घाट से होती है। झारखंड में तांबे का कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो तांबे का कारखाना घाटशिला जो कि पूर्वी सिंहभूम में है यहीं पे स्थित है। अगला है कि भारत के कुल लाह उत्पादन का 60% से अधिक झारखंड द्वारा प्रदान किया जाता है। झारखंड का मुख्य लाह उत्पादन क्षेत्र है। तो भारत के कुल लाह उत्पादन का 60% से अधिक झारखंड द्वारा प्रदान किया जाता है और झारखंड का मुख्य लाह उत्पादन क्षेत्र है। तो इसका मुख्य लाह उत्पादन क्षेत्र खूंटी है। भारत के कुल लाह उत्पादन का 60% से अधिक झारखंड द्वारा प्रदान किया जाता है और झारखंड का मुख्य लाह उत्पादन क्षेत्र खूंटी है। अगला है कि तसर सिल्क उत्पादन में झारखंड का देश में प्रथम स्थान है। भारत द्वारा उत्पादित कुल तसर रेशम का 60% से अधिक झारखंड से प्राप्त होता है। झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार का रेशम उत्पादित किया जाता है? तो झारखंड में सर्वाधिक तसर रेशम का उत्पादन किया जाता है। तसर सिल्क उत्पादन में झारखंड का देश में प्रथम स्थान है। भारत द्वारा उत्पादित कुल तसर रेशम का 60% से अधिक झारखंड से प्राप्त होता है। झारखंड में सर्वाधिक तसर रेशम का उत्पादन किया जाता है। झारखंड में कोयला धोवन उद्योग के प्रमुख केंद्र जामाडोबा, स्वांग, करगली, लोधना, पाथरडी, भोजूडी, कथारा एवं दुग्धा में स्थापित है। इनमें कौन भारत में प्रमुख स्थान रखती है? तो झारखंड में कोयला धोवन उद्योग में प्रमुख केंद्र जिनमें जामाडोबा, स्वांग, करगली, लोधना, पाथरडी और भोजूडी, कथारा एवं दुग्धा में स्थापित है। इनमें भारत में कौन प्रमुख स्थान रखती है? तो करगली। ध्यान रखिएगा करगली इसमें प्रमुख स्थान रखेगी। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। झारखंड में कोयला धोवन उद्योग के प्रमुख केंद्र जामाडोबा, स्वांग, करगली, लोधना, पाथरडी, भोजूडी, कथारा एवं दुग्धा में स्थापित है और इसमें करगली भारत में प्रमुख स्थान रखती है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बात करें तो ये घाटशिला में अवस्थित है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला जिसे जादूगोड़ा की खान बोला जाता है में अवस्थित है तथा इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर में स्थित है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात करें तो ये धनबाद में स्थित है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड धनबाद में अवस्थित है। 1945 ईस्वी में धनबाद के केंद्रीय ईंधन एवं शोध संस्थान की स्थापना की गई थी। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं पायराइट्स फास्फेट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थापित है?
फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये सिंदरी में है। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और पायराइट्स फॉस्फेट्स एंड केमिकल लिमिटेड सिंदरी, जो कि धनबाद में स्थित है। यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थित है? यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट्स घाटशिला में स्थित है। यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट्स घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। और यहीं पास में भारतीय यूरेनियम कारखाना स्थित है, जो पूरे देश की यूरेनियम की ज़रूरतों को पूरा करता है। एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड कहाँ स्थित है? एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? तो बोकारो में। एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड बोकारो में अवस्थित है। झारखंड में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यरत हैं? तो झारखंड में 4 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार कार्यरत हैं। झारखंड में 4 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार कार्यरत हैं। बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, बियाडा आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, अयाडा और रांची क्षेत्र विकास प्राधिकरण रियाडा तथा संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण पियाडा है ना। तो ये सभी 4 जो है औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अभी कार्यरत हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया अपना उद्योग। अब आगे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन और इसमें हैं दोस्तों, उसको देखते हैं। झारखंड में किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? तो झारखंड में बरही हजारीबाग में औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना करी गई है। झारखंड में बरही हजारीबाग में औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है तथा तुपुदाना ग्रेनाइट उद्योग तुपुदाना रांची में स्थित है। धनबाद जिले का कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल है, जहां 25 किलोमीटर के दायरे में ही 250 उद्योग स्थापित हैं? धनबाद जिले का कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल है, जहां 25 किलोमीटर के मात्र दायरे में 250 से भी अधिक उद्योग स्थापित हो चुके हैं? तो ये चिरकुंडा, कौन सा? चिरकुंडा। झारखंड विजन 2010 में कितने सूत्र हैं? तो झारखंड विजन 2010 में 27 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? 27। झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई थी? तो झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति 1 अगस्त 2001 को ये जो है अधिसूचित की गई थी। कब? 1 अगस्त 2001 को अधिसूचित करी गई थी। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं अगला परिवहन को। झारखंड में परिवहन व्यवस्था से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देखते हैं। झारखंड से कुल 30 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। अब ये आपको ध्यान देना है कि 30 राष्ट्रीय राजमार्ग याद नहीं हो तो आपको ध्यान में रखना है कि झारखंड से कुल 30 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। और झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है 3366.8 किलोमीटर। तो झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की जो है 3366.8 किलोमीटर कुल लंबाई है। झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय मार्ग है, झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है NH20। झारखंड का सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH20 है। और NH20 सड़क की झारखंड में 391.60 किलोमीटर लंबाई है। और झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन 2015 में हुआ। झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण आपको पता होगा शेरशाह सूरी ने कराया था। तो झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। और झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के भी नाम से जाना जाता है। झारखंड में सड़क परिवहन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि झारखंड में सड़कों की
कुल लंबाई 8,347.7 किलोमीटर है। सही है। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग का घनत्व प्रति 1,000 में 159.78 किलोमीटर है। ये भी सही है। झारखंड में सर्वाधिक सड़क घनत्व कोडरमा तथा सबसे कम सड़क घनत्व लोहरदगा में है। सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। झारखंड में राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? झारखंड में राजकीय राजमार्ग की लंबाई की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 1231 राजकीय राजमार्ग की लंबाई कुल जो है 1231.90 किलोमीटर है। अगला है कि झारखंड में जिला पथों की कुल लंबाई 4,845 है। अन्य पथों की लंबाई कितनी है? झारखंड में जिला पथों की कुल लंबाई 4,845 है। तो अन्य पथों की कुल लंबाई कितनी है? तो अन्य पथों की कुल लंबाई 6,658 किलोमीटर है। झारखंड में जिला पथों की कुल लंबाई 4,845 है और अन्य पथों की कुल लंबाई 6,658 किलोमीटर है। झारखंड में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो झारखंड में रेल परिवहन का शुभारंभ ये 1860 से 62 को माना जाता है। वर्तमान में झारखंड में 2 रेलवे परिक्षेत्र हैं, पूर्व मध्य रेलवे एवं दक्षिण पूर्व रेलवे। वर्तमान में झारखंड में 2 रेलवे परिक्षेत्र हैं, एक तो पूर्व मध्य रेलवे और दूसरा दक्षिण पूर्व रेलवे। तो झारखंड के पूर्व मध्य रेलवे का कौन सा मंडल स्थित है? गोड्डा, दुमका और रांची और धनबाद। तो ये आंसर हो जाएगा धनबाद। ध्यान रखिएगा कि पूर्व मध्य रेलवे ये धनबाद मंडल में स्थित है। झारखंड में चक्रधरपुर रेलवे मंडल का निर्माण 14 अप्रैल 1952 को हुआ। रांची रेल मंडल का निर्माण कब हुआ? तो झारखंड में जो चक्रधर रेल मंडल का निर्माण हुआ है वो 14 अप्रैल 1952 को हुआ है। और रांची रेल मंडल का निर्माण की बात करें तो ये 1 अप्रैल 2003 को हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है। झारखंड में सर्वप्रथम हवाई अड्डे का निर्माण कब और कहाँ कराया गया? तो झारखंड का पहला हवाई अड्डा का निर्माण 1941 रांची में कराया गया था। झारखंड में सर्वप्रथम हवाई अड्डे का निर्माण 1941 रांची में कराया गया था। झारखंड में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। देवघर स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? तो ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा झारखंड में 2 हैं। ऐसे हवाई अड्डे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय की बात हो रही है। तो जो देवघर में है उसका नाम अटल बिहारी हवाई अड्डा है और जो रांची में है उसका नाम बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला है अपना कि एशिया तथा सुदूर पूर्व आर्थिक सहयोग संगठन द्वारा 63,500 किलोमीटर लंबा विकसित किया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग झारखंड में कहाँ से गुजरेगा? तो झारखंड के ये बरही से गुजरेगा। कहाँ से? बरही से गुजरेगा। 1940 ईस्वी में झारखंड में पहली बार किस हवाई अड्डे पर विमान उतरा था? तो ये सोनारी हवाई अड्डा जमशेदपुर। 1940 में झारखंड में पहली बार, ध्यान रखिएगा, सोनारी हवाई अड्डा जमशेदपुर पर विमान उतरा था। झारखंड में किस स्थान पर क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान है? झारखंड के किस स्थान पर क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान है? तो ये भूली धनबाद। ध्यान रखिएगा, झारखंड में भूली धनबाद पर क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान है। झारखंड के भूली धनबाद में क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान स्थित हैं और भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति धनबाद प्रमंडल से ही होती है। अगला है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में किस स्थान पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश कंपनी द्वारा जापानी सेना को रोकने के लिए हवाई अड्डे का निर्माण किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ये किया गया था चाकुलिया में। कहाँ पे? चाकुलिया में। पूर्वी सिंहभूम जिले में किस स्थान पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश कंपनी द्वारा जापान सेना
जापानी सेना को रोकने के लिए हवाई अड्डे का निर्माण किया गया था, तो ये चाकुदिया में। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुदिया स्थान पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश कंपनी द्वारा जापानी सेना को रोकने के लिए हवाई अड्डे का निर्माण किया गया था। झारखंड के किस रेलवे स्टेशन पर सर्वप्रथम 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया? झारखंड के किस रेलवे स्टेशन पर सर्वप्रथम 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया? तो धनबाद में। झारखंड के धनबाद रेलवे स्टेशन पर सर्वप्रथम 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया। आइए आगे हम लोग देखते हैं अब संचार के साधन से उठने वाले प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है कि झारखंड में कुल कितने आकाशवाणी केंद्र अभी में कार्यरत हैं? आकाशवाणी केंद्र मतलब रेडियो स्टेशन। तो अभी जो है कुल 13 आकाशवाणी केंद्र कार्यरत हैं। झारखंड में 13 आकाशवाणी केंद्र कार्यरत हैं। झारखंड में आकाशवाणी के प्रमुख केंद्रों में कुल 3 क्षेत्रीय रेडियो स्टेशन हैं और 10 रिले रेडियो स्टेशन हैं, यानी कुल मिलाकर 13 हैं। झारखंड में कुल कितने दूरदर्शन केंद्र हैं? तो झारखंड में कुल 2 दूरदर्शन केंद्र हैं। अगला है कि झारखंड में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित की गई? झारखंड में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित की गई? तो ध्यान रखिएगा, ये 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत, और 6ठी पंचवर्षीय योजना जो है 1980-85 के समय। तो 6ठी पूछा जा सकता है तो सन भी पूछा जा सकता है। तो झारखंड में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित करी गई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना कौन सा है? 1980 से 85 के बीच। झारखंड में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित की गई तथा दूसरा केंद्र मेदिनीनगर, ये पलामू गलत है, मेदिनीनगर में कार्यरत है। झारखंड में सर्वप्रथम आकाशवाणी की शुरुआत कब हुई थी? तो झारखंड में सर्वप्रथम आकाशवाणी की शुरुआत 27 जुलाई 1997 को हुई थी, 57 को हुई थी, ध्यान रखिएगा। 11 मई 2020 को झारखंड के अपने 24x7 दूरदर्शन चैनल की शुरुआत की गई। इसे क्या नाम दिया गया? 11 मई 2020 को झारखंड के अपने 24x7 दूरदर्शन चैनल की शुरुआत की गई। इसे क्या नाम दिया गया? तो इसे नाम दिया गया है डीडी झारखंड। क्या नाम दिया गया है? डीडी झारखंड। झारखंड सरकार द्वारा सभी जिलों, अनुमंडलों तथा प्रखंडों में कनेक्टिविटी के लिए झारनेट की शुरुआत कब की गई? तो कनेक्टिविटी के लिए झारनेट की शुरुआत 2005-06 में करी गई थी। झारखंड सरकार द्वारा सभी जिलों, अनुमंडलों तथा प्रखंडों में कनेक्टिविटी के लिए झारनेट की शुरुआत 2005-06 में करी गई थी। अगला है झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गठन किया गया। तो झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे जापीट कहते हैं, इसका गठन कब किया गया? तो 29 मार्च 2004 को इसकी स्थापना करी गई थी। झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गठन 29 मार्च 2004 को किया गया और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना मेरी सरकार के आधार पर झारखंड मेरी सरकार का संचालन जापीट संस्था के द्वारा किया जा रहा है। झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र रांची की स्थापना इसरो तथा भारत सरकार के सहयोग से ये 2003 में शुरू की गई, याद रखिएगा। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, जिसे STPI के नाम से भी जानते हैं, तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के निर्माण कार्य की शुरुआत झारखंड में कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत झारखंड में सिंदरी से और जमशेदपुर से हुई, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो सिंदरी तथा जमशेदपुर, तो सिंदरी कहाँ पे है? धनबाद में, ध्यान रखिएगा। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में। झारखंड में कॉमन सर्विस सेंटर को किस नाम से जाना जाता है? तो झारखंड में कॉमन सर्विस सेंटर CSC जिसे बोलते हैं, उसको
प्रज्ञा केंद्र के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है? प्रज्ञा केंद्र। अगला है, झारखंड के नीति विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? झारखंड के नीति विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रांची में आईटी पार्क स्थापित किया जा रहा है, सही है। जबकि जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, देवघर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क गठित करने का लक्ष्य रखा गया है, ये भी सही है। अगला है कि नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 2020 तक 2650 मेगावाट और विद्युत ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया, ये भी सही है। और औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2016 में प्रोत्साहन छूट और रियायतें संबंधी शर्तों की व्याख्या करी गई है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो सभी के सभी कथन अपने सत्य हो जाएंगे। अगला है, राज्य सरकार ने वस्त्र उद्योग के विकास के लिए कई योजनाएं संचालित की हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राज्य सरकार ने वस्त्र उद्योग के विकास के लिए कई योजनाएं संचालित की हैं या करी जा रही हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो SITP का अर्थ होता है स्टेट फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, ये ही गलत हो गया, स्टेट नहीं होगा, स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क इसका होगा। अगला है TUFS यानी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, ये सही है। SISD स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट, ये भी सही है। यानी दूसरा और तीसरा कथन सत्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर अपना C आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बातें ध्यान रखना है। अगला है कि झारखंड के यूरेनियम उद्योग के विकास में कौन सा कथन सत्य है? झारखंड के यूरेनियम उद्योग के विकास में कौन सा कथन सत्य है? तो यूरेनियम उद्योग झारखंड में यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट्स पूर्वी सिंहभूम जिले में घाटशिला के निकट बांदूहू डांग गांव में लगाया जाना है, परंतु यह कारखाना अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, ये सही है। दूसरा है कि इसका औपचारिक नाम तुराम डी यूरेनियम प्रोजेक्ट होगा। राज्य सरकार ने इस कारखाने के निर्माण की मंजूरी दे दी है। तो ये पहला और दूसरा दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। अब यहाँ पे सुमेलन करना है। तो सरायकेला की बात करें, सरायकेला, तो सरायकेला किसके लिए फेमस है? तो ध्यान रखिएगा, ये क्रोमियम उत्पादन। वहीं जामदा बुढ़ाऊरू की बात करें तो जामदा बुढ़ाऊरू ये लौह अयस्क उत्पादन, और मोहनपुर की बात करी जाए तो ये मैग्नीज उत्पादन, और चाईबासा की बात करी जाए तो ये बीड़ी उत्पादन। तो ये अपना स्टेटमेंट हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर B आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं सरायकेला क्रोमियम उत्पादन, जामदा बुढ़ाऊरू लौह अयस्क उत्पादन, और मोहनपुर मैग्नीज उत्पादन, चाईबासा बीड़ी उत्पादन। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कोई सुधार अगर आप चाहते हैं तो उसको भी लिखिए। हम शीघ्र ही आपके बातों पर अमल करेंगे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आपको सुझाव देने हैं कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। फिर मिलते हैं एक कल नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक